start a new chapter that is all about tissues. Okay, सेल आप लोग कर चुके हैं। सेल में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या एक सेल के फंक्शंस होते हैं और सेल के कौन कौन से ऑर्गेनली होते हैं, या इवन टाइप ऑफ सेल्स की सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, या वो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो आपने सेल से उसको डिटेल में पढ़ लिया। अब हम सेल है, सेल के ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेल्स का वो ग्रुप जिसमें कि सिमिलर सेल्स हैं, आपस में जुड़ती हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सेल्स के उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो यानी कि जब सेल्स हैं एक ग्रुप में एग्रीगेट हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो सेल्स का वही ग्रुप है वो टिश्यू कहलाता है। ओके, टिश्यू जैसा कि हमने देखा प्लांट और एनिमल है, उनकी सेल्स अलग अलग होती हैं, तो उनके सेल्स के बेसिस पर प्लांट और एनिमल्स के टिश्यू हैं वो भी क्या होंगे? काफ़ी डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो हम प्लांट एंड एनिमल टिश्यू दोनों को डिफरेंटली डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे पहले। ठीक है, प्लांट टिश्यू, प्लांट में दो टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसमें एक टिश्यू है डिवाइडिंग होता है, दूसरा टिश्यू है वो नॉन डिवाइडिंग होता है। ओके, डिवाइडिंग टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जिसमें अभी भी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, वो टिश्यू कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस टिश्यू में डिवाइड करने की प्रॉपर्टी क्यों होती है? बिकॉज इस टिश्यू की सेल्स हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, मतलब उन सेल्स को कोई पर्टिकुलर फंक्शन अभी अलॉट नहीं किया गया है। उन सेल्स का काम ही क्या है? डिवाइड करना और नई सेल्स हैं वो ऐड करना। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, उसकी सेल्स है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, यानी कि उन सेल्स को अभी कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं मिला है, उनका काम सिर्फ डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट होता है। ओके, परमानेंट टिश्यू, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज़ कर देती हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिस्टाइंड हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वही सेल्स क्या बनाती हैं? परमानेंट टिश्यू, यानी कि वो टिश्यू अब डिवाइड नहीं करेगा, उस टिश्यू की एक फिक्स लाइफ साइकिल है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और उसके बाद उसकी सेल्स हैं उनकी एक लाइफ स्पैन होगा, उसके बाद सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू की सेल्स हैं वो जो उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन अलॉट हुआ है वही फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं। ओके, यानी कि वो डिवाइड फर्दर नहीं करती हैं। अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू को हम उसकी सेल्स के बेसिस पर, उसके फंक्शंस के बेसिस पर चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक, पहले हम प्लांट टिश्यू को डिटेल में करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर हम उसके फर्दर उसके क्लासिफिकेशन पे बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है मोस्टली एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। ओके, एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, ये नई सेल्स हैं वो प्लांट के रूट है, शूट है, लीफ है, फ्लावर है, जहाँ भी है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ टिप पे प्रेजेंट होगा, टिप पे नई सेल्स हैं वो ऐड करता है। तो जिस भी ऑर्गन के एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात कर रहे हैं वो उस ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करता है और बेसिकली प्लांट को एक हाइट प्रोवाइड करता है, यानी कि प्लांट की हाइट इंक्रीज करता है। ओके, अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो साइड्स में प्रेजेंट होता है और ये मेनली जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन में, ब्रांच में, लीफ के जैसे एक्सेस में या रूट में, स्टेम में, जहाँ भी ये प्रेजेंट होगा वहाँ डायामीटर को बढ़ाता है, बिकॉज ये लेटरल साइड्स पे नई सेल्स हैं वो ऐड करता है और इससे प्लांट का जो डायामीटर है वो बढ़ता है। तो ओवरऑल ये प्लांट की विड्थ है उसे इंक्रीज करता है। ठीक है, थर्ड टिश्यू आता है इंटरकैलरी
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो नोड्स में प्रेजेंट होता है। नोड्स वो साइट्स होती हैं स्टेम में जहाँ लीव्स निकलती हैं, यानी कि लीव्स जहाँ लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, जहाँ ओरिजिनेट होते हैं वो पॉइंट्स नोड्स कहलाते हैं। इन नोड्स पे एक्चुअल में जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रह जाता है वही इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। और ये नोड्स पे प्रेजेंट होता है, लीव्स और फ्लावर्स हैं उन्हें ओरिजिनेट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें परमानेंट प्लांट टिश्यू की, तो परमानेंट प्लांट टिश्यू है वो फर्दर उसमें प्रेजेंट सेल्स के टाइप के बेसिस पर दो कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल है वो फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को 2 में कर सकते हैं। सिंपल है पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स है जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू है यानी कि सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स का बना हुआ होता है। ओके, यानी कि उसमें उस पर्टिकुलर टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगी सारे की सारी एक जैसी होंगी। हम बात कर लेंगे सबसे पहले पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा है प्लांट्स में सबसे सिंपल टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, लिविंग टिश्यू होता है। ओके, अब यहाँ लिविंग वर्ड है कि हम जैसे बात करें कि सेल्स हैं वो तो लिविंग ही होती हैं, तो सेल्स कुछ एक सेल्स हैं जैसे कि कुछ एक टिश्यूज़ हैं बेसिकली प्लांट्स में जिनकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है और वो डेड टिश्यू भी प्लांट को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है और काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इसीलिए हम सिंपल परमानेंट टिश्यू है वहाँ लिविंग नॉन लिविंग का कंसेप्ट है वो लेके चलेंगे। तो पैरेन्काइमा टिश्यू है उसकी सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। ओके, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हमें कहाँ कहाँ मिलता है? हम प्लांट में जब किसी भी प्लांट के पार्ट को कट करते हैं तो उसका बिल्कुल जो सेंट्रल रीजन रहेगा उसके टिश्यू का वो उसकी पिथ कहलाता है। पैरेन्काइमा है वो मेनली स्पेस फिलिंग टिश्यू होता है। ओके, तो ये पिथ में प्रेजेंट होता है। ओवरीज हैं। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? किसी भी प्लांट के ऑर्गन में जो उसका बेसिक टिश्यू होता है जिसमें बाकी सारे टिश्यूज उसके प्रेजेंट होते हैं वो उसका ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, यानी कि ये स्पेस फिलिंग टिश्यू होता है। और ग्राउंड टिश्यू है उससे मोस्टली पैरेन्काइमा टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। ओके, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की एक और प्रॉपर्टी आती है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं वो एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसीज क्या होते हैं कि जब अगर किन्हीं दो सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है तो वो इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। पैरेन्काइमा की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। ओके, कॉलनकाइमा के अंदर वो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम कॉलनकाइमा की। कॉलनकाइमेटस टिश्यू है उसकी सेल्स भी क्या होती हैं? लिविंग होती हैं। ठीक है, बट पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में थोड़ी थिक वॉल्ड होती हैं। ओके, अब कॉलनकाइमा है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है या वो प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट के जितने भी फ्लेक्सिबल या स्ट्रेचेबल पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स में, यानी कि जैसे कि अभी जो ब्रांचेस ग्रीन ब्रांचेस हैं या स्टेम का जो पार्ट ग्रीन है वहाँ, या प्लांट का जो भी पार्ट बैंड हो सकता है एक एक्सटेंट तक, जैसे हम लीफ है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, या लीफ है वो कर्ल हो जाती हैं बट विंड के प्रेशर से फटती नहीं हैं, वो सभी इस कॉलनकाइमा टिश्यू की वजह से ही होता है। बिकॉज ये टिश्यू उन पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बीच के इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो इस टिश्यू को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं और ये टिश्यू इजीली प्लांट है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके उस पर्टिकुलर प्रेशर को मेंटेन रख लेता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की टिश्यू की सेल्स ऐसी हैं जो डेड सेल से बनता है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है वो डेड सेल से बनता है। ये सेल डेड क्यों होती हैं? क्योंकि थिक वॉल्ड हो जाती हैं। थिक वॉल्ड स्टार्टिंग में ये थिक वॉल्ड नहीं होती हैं लेकिन धीरे धीरे इनमें लिग्निन की डिपोजिशन शुरू हो जाती है जो कि एक फैटी सब्सटेंस है।
और ये फैटी सब्सटेंस है इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट है उसे रोक देती है, और ना तो ये अपने वेस्ट को बाहर कर सकती हैं इसकी सेल लिग्निन की वजह से, और ना ही न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर पाती हैं, और धीरे धीरे ये लिग्निन है वो बढ़ती चली जाती है और सेल्स की डेथ हो जाती है। ओके, अब ये डेड सेल्स का बना हुआ होता है, तो ये सेल्स काफ़ी टफ होती हैं और रिजिड होती हैं, जो कि प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करती हैं। ओके, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है वो प्लांट के जितने भी हमें हार्ड टफ पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट्स में ये मिलता है। ठीक है, अब स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है उसकी सेल है वो दो टाइप से प्रेजेंट होती हैं, या तो वो फाइबर के जैसे प्रेजेंट होंगी यानी कि टैपरिंग एंड्स की होंगी और इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में होंगी, या अगर फाइबर के अदर देन जो उसके स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है वो स्क्लेरेड की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ओके, अब जहाँ लिग्निन डिपोजिशन होती है वो पार्ट्स उसका लिग्निन ने फिल कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें एम्प्टी स्पेसेस बच जाते हैं जो कि उसका ल्यूमेन कहलाता है, यानी कि एम्प्टी स्पेसेस जो बचते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की सेल में वो उस सेल का ल्यूमेन कहलाती हैं। ओके, ये बेसिकली हमारे ल्यूमेन की वजह से जो वेस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट्स का उसका पार्ट बनती हैं। वेस्कुलर टिश्यू है वो बेसिकली स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से ही बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो वेस्कुलर टिश्यू भी होता है, बिकॉज ये प्लांट के जितने भी कंडक्शन का फंक्शन है वो यही टिश्यू परफॉर्म करता है, चाहे वो वाटर का कंडक्शन हो, मिनरल्स का कंडक्शन हो, या फिर वो फूड का कंडक्शन हो। कंडक्शन का काम है वो वेस्कुलर टिश्यू यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वही करता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है? बिकॉज ये एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर बनता है। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फिलोएम है वो प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसफ़र करता है। जाइलम का कंडक्शन है वो रूट से स्टेम यानी कि लीव्स में होता है, जबकि फिलोएम का कंडक्शन है वो लीव से प्लांट के बॉडी पार्ट तक होता है। ओके, अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम में दो बेसिक पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, अदरवाइज जाइलम है कंप्लीट चार पार्ट से मिलकर होता है, ट्रकीड, वेसल, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। फाइबर हैं उनका मेन काम होता है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। पैरेन्काइमेटस टिश्यू है सिर्फ यही टिश्यू क्या होता है इसका लिविंग टिश्यू होता है या लिविंग सेल्स होती है इसकी। ओके, और ये स्टोरेज का काम ही यहाँ भी परफॉर्म करता है। कंडक्शन का काम है वो मेनली ट्रकीड और वेसल करते हैं। ट्रकीड और वेसल दोनों ही स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती हैं, उनमें थिकनिंग भी होती है और उनका जो एम्प्टी ल्यूमेन है उसके थ्रू वो कंडक्शन का फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये कंडक्शन किस तरीके से करते हैं? ट्रकीड्स, ऐसे ही ट्रकीड्स के साथ दूसरी ट्रैकियल सेल्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, और ऐसे ही वेजल्स के साथ दूसरी वेजल्स की सेल्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ओके, बट ट्रकीड और वेजल दोनों ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम ट्यूब के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर जोड़ दें तो वो ट्रकीड और वेजल बनाती हैं। तो यहाँ डिफरेंस क्या आता है? अगर हम उन ट्यूब के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में छलनी लगा दें तो वो ट्रकीड बन जाती है, और जहाँ दोनों टुकड़े आपस में मिल रहे हैं वहाँ हम छलनी ना लगा के उनको कॉन्टिन्यूसली ट्यूब्स को ही आपस में जोड़ रहे हैं तो वो वेजल बना देते हैं। यानी कि ट्रकीड में फिर भी कहीं ना कहीं हिंड्रेंस होती है, बिकॉज दो ट्रकीड्स के बीच में एक वॉल बन जाती है, जबकि वेजल्स के बीच में कोई वॉल नहीं बनती है, वो बिल्कुल फ्री होता है उनका ल्यूमेन। ठीक है, तो वेजल है उसमें से जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस रहेगा, बिना किसी हिंड्रेंस के रहेगा, जबकि ट्रकीड में जो ट्रांसपोर्ट है वो हिंड्रेंस को फेस करता है इस सेल प्लेट की वजह से। ओके, अब हम बात करेंगे फिलोएम की। फिलोएम है वो भी चार पार्ट से मिलकर बनता है, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फिलोएम फाइबर एंड फिलोएम पैरेन्काइमा।
फाइबर हैं वो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स होते हैं और उसका एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा है वो सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जो कि उसमें स्पेस फिलिंग और स्टोरेज का काम करता है। अब बात करेंगे हम कंपेनियन सेल की। कंपेनियन सेल हैं, ट्रांसपोर्ट में इनका कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ सीव सेल्स हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं ताकि वो अपना कंडक्शन है वो प्रॉपरली करती रहे। तो मेन कंडक्शन का काम है वो सिर्फ सीव सेल करती है। सीव सेल है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनती है, सीव पोर, सीव प्लेट, सीव ट्यूब। सीव प्लेट एक सीव सेल की दोनों साइड पे जो उसकी एंडिंग होती है, डिमार्केशन है, उसकी जो बाउंड्री जो होती है वो उसकी सीव प्लेट कहलाती है। सीव प्लेट है वो हिंडर्ड होती है, यानी कि वहाँ उनमें ल्यूमेन है वो प्रेजेंट होता है। पॉइंट्स पर सीव प्लेट है वो एब्सेंट होती है जो कि सीव पोर बनाते हैं। और जब सीव पोर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो सीव ट्यूब को ओरिजिनेट करते हैं। सीव ट्यूब है वो एक सीव सेल के अलोंग ट्रांसपोर्ट करती है। सीव पोर है वो एक सीव सेल से दूसरी सीव सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सीव प्लेट है वो एक सीव प्लेट को दूसरी सीव प्लेट से सेपरेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोएम है उसके थ्रू सीव सेल की हेल्प से फूड है उसका ट्रांसपोर्ट होता है और प्लांट की हर एक इंडिविजुअल सेल तक फ्लोएम है वही फूड पहुंचाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू को जैसे कि हमने बोला था कि उसमें प्रेजेंट सेल की शेप, सेल के फंक्शंस और उसके टाइप्स के बेसिस पर 4 बेसिक टाइप का होता है। तो उनमें सबसे पहले हम करेंगे एपीथीलियल। एपी यानी कि एक्सटर्नल, थीलिया सरफेस, वो टिश्यू जो एनिमल बॉडी में जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल आउटलाइंस हैं उन सबको बनाएगा। यानी कि हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन की जितनी भी बाउंड्रीज होंगी, चाहे वो इनर साइड में हो चाहे वो एक्सटर्नल साइड में हो। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, अंदर हमारी बॉडी कैविटी है, ब्लड वेजल्स है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, इन सब की जो बाउंड्री जो बनी हुई होगी उनकी एक आउटलाइन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। चाहे वो ऑर्गन हमारे इंटरनल हो चाहे वो ऑर्गन हमारे एक्सटर्नल हो, ठीक है, वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे बाकी सारे टिश्यूज़ हैं उनको एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, तो वो एक तरीके से बाकी और टिश्यूज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। अब एपिथेलियल टिश्यू की सेल के शेप के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। स्क्वैमस वो टिश्यू होगा जिस एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स की कोई फिक्स शेप नहीं होगी, जो इर्रेगुलरली शेप्ड होगा, वो एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। ये टिश्यू मेनली जैसे हमारे ब्लड वेजल्स हैं या हमारी बॉडी में जो डक्ट्स हैं उनकी बाउंड्रीज बनाता है और ये बेसिकली एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है जिस पर हमारे बाकी और टिश्यूज़ हैं वो इजीली रेस्ट करते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल टिश्यू जिसमें क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगी वो टिश्यू क्यूबॉइडल टिश्यू कहलाता है। क्यूबॉइडल टिश्यू है वो बेसिकली हमारे उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है जहाँ एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूज़न का फंक्शन परफॉर्म होता है। बेसिकली जैसे कि किडनीज़ हैं, ओके, इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं, इनमें ये टिश्यू इनकी बाउंड्रीज़ को बनाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कॉलमनर टिश्यू की। कॉलमनर टिश्यू है वो सिंपल कॉलमनर टिश्यू भी हो सकता है, जैसे कि ये सेल है जिसके पास कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ उसकी एक कॉलम लाइक शेप है, यानी कि वो टिश्यू जो शेप में कॉलम लाइक होंगी कॉलमनर टिश्यू बनाती हैं। अब वो कॉलमनर टिश्यू जिसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। वो कॉलमनर टिश्यू जो एक ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है या नेचर में सिक्रीटरी होता है वो कॉलमनर टिश्यू ग्लैंडुलर कॉलमनर टिश्यू कहलाता है। ग्लैंडुलर कॉलमनर टिश्यू है वो बेसिकली इंटेस्टाइन में मिलता है जो कि म्यूकस और कुछ एक एंजाइम्स है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, स्टमक में भी ये प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू है वो जैसे कि ट्रैकिया है, विंड पाइप है, उसमें प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट्स में प्रेजेंट होता है,
ट्रैकिया में ये डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई अनवांटेड पार्टिकल है एयर के अलावा जो एंटर करता है उसको एक काफ़ी हद तक का एक एक्सटेंट तक ये से बाहर की ओर पुश करते हैं। ओविडक्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में का पार्ट होती हैं, और ओवम है, ओवरीज से रिलीज होने के बाद इनके थ्रू है वो ट्रेवल करता है। तो ओवीज के जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है वो उस ओवम को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो इंटेस्टाइन स्टमक में प्रेजेंट होता है और वो सिक्रीटरी होता है नेचर में। कॉल्यूमिनल टिश्यू है वो कलेक्टिवली सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव होता है। जो नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो जैसे कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ग्लैंडुलर है वो सिक्रीशन का काम करता है, सिलिएटेड है वो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की उस टिश्यू के अलोंग मूवमेंट कराता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टिश्यू की ओर जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करना यानी कि जोड़ना, यानी कि वो टिश्यू जो टिश्यूज़ को आपस में जोड़ता है या हमारी बॉडी में एक कनेक्शन का फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। ये टिश्यू लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हो सकता है, और एक स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। पहले बात करेंगे हम लूज और डेंस की। कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है वो फाइबर्स का बना हुआ होता है, और ये फाइबर्स हैं जो जिन पर्टिकुलर सेल से बनते हैं उन सेल्स को हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। तो जहाँ ये फाइबर्स बिल्कुल लूजली अरेंज्ड होंगे उन को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये मेनली जहाँ किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिफ्यूज़न होना है या एक्सचेंज होना है, जैसे कि किडनीज़ में वाटर एंड सॉल्ट्स का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूज़न होता है, या लंग्स में एयर क्या यानी कि गैसेस का फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उनका डिफ्यूज़न या एक्सचेंज होता है। तो ये बेसिकली लंग्स एंड किडनीज़ में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जिन ऑर्गन्स में डिफ्यूज़न या एक्सचेंज होता है, आयनिक एक्सचेंज हो या ऑस्मोसिस या वाटर एक्सचेंज हो, बैलेंस जहाँ बनता है, ठीक है, वहाँ ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली फैट को स्टोर करता है और ये फैट स्टोरेज टिश्यू होता है, ठीक है। इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली या डेंसली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स की। बोन है जिन सेल से बनता है उनको ओस्टियोसाइट बोलते हैं, बिकॉज ओस्टियोन वर्ड जो है वो बोन के से रिलेट करता है, ओके। बोन की अगर हम बात करें तो बोन है काफ़ी टफ होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से वो बनती हैं, ठीक है। बोन के अंदर जब बोन बिल्कुल मैच्योर नहीं हुई होती हैं तब उनमें खाली कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोन मैरो कैविटी बोलते हैं। बोन मैरो कैविटी है बोन मैरो से फिल्ड होती है। बोन मैरो है वही साइट होती है हमारी सारी की सारी ब्लड सेल की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन की, यानी कि ब्लड सेल्स हैं वो इसी बोन मैरो में बनती हैं और मैच्योर होती हैं, ठीक है। अब एक बोन है दूसरी बोन के साथ भी जुड़ी हुई होती है। बोन का बोन से जंक्शन है वो लिगामेंट की हेल्प से होता है, जबकि हमें मूव कराने के लिए बोन्स हैं वो मसल से भी जुड़ी हुई होती हैं, और बोन का मसल से कनेक्शन है वो टेंडन्स कहलाता है। लिगामेंट्स हैं वो हालांकि टेंडन्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, यानी कि इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जबकि टेंडन्स हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, इन्हें कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है और ये इन इलास्टिक होते हैं नेचर में, यानी कि इन्हें हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, ओके। अब बोन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारा जो बॉडी अपीयरेंस है, शेप है बॉडी की, वो हमारी बोन्स के आपस में एग्रीगेशन या हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही होती हैं। बोन्स से हमें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, बोन्स से हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब बोन्स के साथ साथ एक बोन्स की ही प्रिमिटिव फॉर्म जिसे हम बोले, बोन से काफ़ी सॉफ्ट होता है, इलास्टिक टिश्यू होता है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, वो भी कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है, बट उसकी में रिजिडिटी है बोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। ये बेसिकली नोज़ में, ईयर, पिन्ना में और हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोन्स के साथ साथ जो स्पेशल टिश्यू जिसकी हम बात करें वो है ब्लड। ब्लड है वो एक अकेला ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो लिक्विड होता है नेचर में। ब्लड है वो
प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से मिलकर बनता है। ब्लड सेल्स हैं वो एक टिपिकल सेल से काफ़ी डिफरेंट होती हैं, बिकॉज इनमें बाकी और बॉडी सेल्स की तरह कोई पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गेनलीज हैं टोटली प्रेजेंट नहीं होते, तो हम इनको सेल्स की बजाय कैप्सूल्स बोलते हैं। प्लाज्मा है वो 95% वाटर से मिलकर बनता है, बचे हुए 5% उसमें मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है। बात करें ब्लड कैप्सूल्स की, ब्लड कैप्सूल्स हैं 3 टाइप की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कैप्सूल्स, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड कैप्सूल्स, ठीक है। रेड ब्लड कैप्सूल्स रेड क्यों होती हैं? इनमें एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर है वो रेड होता है, ठीक है। अब आरबीसीज है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कौन सी गैसेस को? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। किसकी हेल्प से? इस हीमोग्लोबिन की हेल्प से। हीमोग्लोबिन उसकी एफिशिएंटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है और इन गैसेस को वो ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए नेसेसरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो हीमोग्लोबिन है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी में लेके आता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो बॉडी से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, आरबीसीज हैं वो एक अकेली ऐसी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की या जिसकी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि उनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। आरबीसीज हैं राउंडेड शेप्ड होती हैं, और अगर हम आरबीसीज की लाइफ साइकिल की बात करें तो उनकी लाइफ साइकिल है वो 120 डेज तक होती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज हैं हमारे ब्लड की सबसे स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हैं, बिकॉज हमारी डिजीज़ से फाइट करने की जो भी कैपेबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी डब्ल्यूबीसीज की वजह से ही होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज हैं ये हमें पैथोजेंस जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें किल करती हैं। उन्हें किल कैसे करती हैं? ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ हैं वो इन पैथोजेंस को किल करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम डब्ल्यूबीसीज हैं उनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज की लाइफ साइकिल है वो 3 to 4 डेज होती है, बिकॉज इन्हें कॉन्टीन्यूसली पैथोजन से फाइट करना होता है। ओके, प्लेटलेट्स हैं इर्रेगुलरली शेप्ड होती हैं, कोई फिक्स इनकी शेप नहीं होती है। एक प्लेटलेट्स है उसके साथ फाइबर्स उसकी सरफेस पे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इन प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? जैसे ही हमें कोई वुंड होता है या कोई कट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्लेटलेट्स हैं उस जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और इनके फाइबर्स हैं वो आपस में अटैच होके एक क्लॉट बनाते हैं और ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग है उसमें हेल्प करती हैं और यही रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें चोट लगने पर हमारा ब्लड लॉस ये नहीं होने देती हैं। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है या इनका काउंट गिर जाता है तो उसकी वजह से हमें ब्लड लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है या ब्लीडिंग है वो बिना किसी वुंड के भी कई बार स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब बात हम करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू यानी कि हमारे जो मसल्स जिस टिश्यू से बनी हुई होती हैं, मस्कुलर टिश्यू है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू जो कि हमारी बोन्स या स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब इन मसल्स की अगर हम स्पेसिफिसिटी करें यानी कि कैरेक्टरिस्टिक करें तो ये स्ट्रिप्ड होती हैं। स्ट्रिप्ड यानी कि इनमें इस तरीके से ये स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है, बैंड्स बने हुए होते हैं। ये बैंड्स कैसे बनते हैं? एक्चुअल में मसल्स हैं वो फाइबर्स की बनी हुई होती हैं और ये फाइबर्स आपस में जहाँ ओवरलैप कर जाते हैं वहाँ हमारे ये बैंड्स बनते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ फाइबर्स ओवरलैपिंग करे होते हैं वहाँ हमें ये थोड़ी डेंस दिखाई देती हैं और वहीं पर ये बैंड बनते हैं। सपोज ये एक मसल सेल के फाइबर्स हैं, ये नेक्स्ट मसल सेल के फाइबर्स हैं, ये उससे नेक्स्ट मसल के फाइबर्स हैं, तो ये इस तरीके से आपस में जहाँ भी ये जुड़ते हैं वहाँ ऐसे स्ट्रिएशंस बन जाती हैं, ओवरलैप करते हैं, वहाँ ऐसी स्ट्रिप्स बन जाती हैं, इसीलिए हमें ये स्ट्रिप दिखाई हुई देती हैं, ठीक है। अब ये स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बोन्स के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। ओके,
वॉलंटरी होती हैं एक्शन में। एक्शन में वॉलंटरी होने का मतलब क्या है कि हम इनको अपनी विल से मूव करा सकते हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, हम इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने हाथ को मूव कराना चाहते हैं, हमें कोई पेंसिल उठानी है, अगर हम अपने हाथ को मूव कराएंगे तो ही हम वो पेंसिल उठाने के लिए कैपेबल हो पाएंगे, यानी कि जब हम चाहेंगे तभी हम उन्हें मूव करा सकते हैं, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। इन सेल की एक और स्पेसिफिसिटी होती है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये कैसे बनती हैं? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में या मसल्स हैं, जब वो अपनी प्रिमिटिव फेज में होती हैं तो बहुत सारी मसल सेल्स हैं वो एक ही सेल में फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, और वो उनके सारे न्यूक्लियस हैं वो भी फ्यूज़ होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस हैं कंप्लीटली फ्यूज़ होकर एक सिंगल न्यूक्लियस ना बना के सेल तो फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हो पाते, इसीलिए वो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रह जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मसल की, जो कि स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स हैं, काफ़ी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती हैं, नॉन स्ट्रिप्ड होती हैं, ठीक है, यानी कि इनमें स्ट्रिप्स या स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट होती। इनके फाइबर्स हैं वो ओवरलैप होने की बजाय एक कंप्लीट बंडल लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स की मूवमेंट है वो टोटली इनवॉलंटरी होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं ये, ओके। स्मूथ मसल्स हमें मिलती कहाँ कहाँ हैं? लीवर में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ठीक है। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, हमारी फूड पाइप है, ठीक है, हमारा स्टमक है, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, हमारी किडनीज हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे स्मूथ मसल सेल से बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स की। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनके फीचर्स में स्ट्रिप्स, यानी कि ये स्ट्रिएशंस इनमें भी बनती हैं, बट ये मसल सेल्स हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। अब इन्हें ब्रांचिंग क्यों होती है? हार्ट को साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सपोज इस एक मसल के पास कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आया है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर अपना सिग्नल इस सेल को देगी, फिर अपना सिग्नल इस सेल को देगी, तो बारी बारी से मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर हमारे हार्ट की मसल भी इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने लगी तो हार्ट को एक साइकिल कंप्लीट करने में एक लंबा टाइम लग जाएगा और हमारी हार्ट बीट रेट है वो कम हो जाती है, ठीक है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी रेट को अकोमोडेट नहीं कर पाती। तो इसी वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ताकि एक सेल के पास जैसे ही सिग्नल आए तो साइमल्टेनियसली सिग्नल है वो सभी सेल्स में रन कर जाए और सारी मसल सेल्स हैं साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके और हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ब्लड को पंप कर सके, ओके। इसीलिए हार्ट की मसल्स हैं वो ब्रांच होती हैं। हम अपनी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, यानी कि हार्ट की हम जो बीट्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भी क्या होती हैं? एक्शन में इनवॉलंटरी होती हैं। और मसल सेल्स हैं हार्ट कार्डियक मसल्स की, वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ओके। अब हम चलते हैं अपने सबसे लास्ट पार्ट की ओर, जो कि क्या है? हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू है पूरा का पूरा टिश्यू सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। चाहे हमारा वो ब्रेन हो, चाहे हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे हमारी वो नर्व्स हो, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन से मिलकर बनती हैं, ओके। अब न्यूरॉन के, अगर हम एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूरॉन है उसमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन। डेंड्राइट क्या होते हैं? सेल बॉडी से ही ओरिजिनेट होते हैं। सेल बॉडी से थ्रेड लाइक या फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं वो डेंड्राइट कहलाती हैं। डेंड्राइट का काम होता है कि ये हमेशा सिग्नल्स हैं उन्हें रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद सिग्नल को सेल बॉडी में भेजते हैं।
सेल बॉडी न्यूरॉन का वो पार्ट होता है जहाँ इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल बॉडी उस पर्टिकुलर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है। ठीक है, अब जो इम्पल्स सेल बॉडी ने जनरेट किया है उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है, जो कि एक्सन की हेल्प से करता है। तो एक्सन है उस जनरेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैसे ही सेल बॉडीज में इम्पल्स जनरेट होता है और वो एक्सन के थ्रू रन करता है, तो एक्सन है वो टर्मिनल पॉइंट पे जाके वहाँ जाके वो बाइफरकेट हो जाता है, जो कि उसकी एंड प्लेट कहलाता है। और जैसे ही इम्पल्स एंड प्लेट पे जाता है वो वहाँ जाके कुछ एक केमिकल्स हैं उन्हें उनकी फॉर्म में रिलीज़ होता है और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये इम्पल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में ही नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं पहले वाली न्यूरॉन की एंड प्लेट से जुड़े हुए होते हैं। दोनों के बीच में ये जो गैप है जहाँ ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं वो गैप सिनाप्स कहलाता है। ठीक है, और दोनों के इस पर्टिकुलर जंक्शन को हम सिनाप्सिस बोलते हैं और यही सिनाप्सिस रिस्पॉन्सिबल होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, एक सेल की एंड प्लेट पर सिग्नल है वो इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ पर रिलीज़ होते हैं उसके रिजल्ट में, और ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं नेक्स्ट सेल के लिए सिग्नल की तरह काम करते हैं। फिर इसकी सेल बॉडी है वो इम्पल्स जनरेट करेगी और वो इम्पल्स है वो एक्सन के थ्रू रन करेगा। जैसे यहाँ एंड प्लेट पे आके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए हैं, वहीं इसकी एंड प्लेट पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ होंगे और वो नेक्स्ट सेल के डेंड्राइट है उन्हें रिसीव कर लेंगे। इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिनाप्सिस के थ्रू सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता रहता है। ओके, अब सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है उस बेसिस पर नर्व्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन्स वो होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को लेती हैं और हमारे ऑर्गन्स तक जहाँ तक वो सिग्नल पहुँचना है उस तक उस पर्टिकुलर सिग्नल को पहुँचाती हैं और हम अपने कोई भी एक्शन है वो परफॉर्म कर पाते हैं। इसके साथ ही आपका टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो मुझे कांटेक्ट करिए, अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे शेयर